अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और खरीदते हुए या बेचते हुए जो भी मुतलका टैक्स है वो आप अदा भी कर रहे हैं, लेकिन एक टैक्स ऐसा है जो आपने बाद में अदा करना है। वो कौन सा टैक्स है? खरीदते हुए या बेचते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कितनी अमाउंट कैश में पे करनी है, कितनी अमाउंट बैंक में लेनी है, क्या उसकी लिमिट होगी और उस टैक्स को आपने कब अदा करना है, उसकी क्या परसेंटेज होगी। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक एग्जांपल मैंने ली है जिसके अंदर हम डीसी रेट और एफबीआर रेट को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो एक्चुअल रेट है वो भी स्टडी करेंगे। 236C का और जो के का टैक्स है कैसे पे होता है वो भी स्टडी करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और किस तरीके से किस वैल्यू पे होता है ये भी स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लेते हैं कि जो कैपिटल गेन टैक्स है इसमें क्या तब्दीलियां आई थी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें 2-3 कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर हम पहले भी एक लेक्चर देख चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्सेस के अंदर बार बार तब्दीलियां आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, डिफरेंट तरह की न्यूज़ आ रही हैं, तो इस वजह से इसको भी स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ जब आप परचेज करते हैं या बेचते हैं तो सेल के टाइम पे एक टैक्स होता है जिसका आप चालान बनाते हैं। 236C का जो टैक्स होता है, फाइलर के लिए इसका रेट 3% होता है, लेट फाइलर के लिए इसका रेट 6% है और नॉन फाइलर के लिए इसका रेट 10% है। इसी तरीके से जो बायर होता है, परचेज कर रहा होता है, उसके लिए सेक्शन होता है 236K का 3% टैक्स होता है, 6% टैक्स होता है। और इसी तरीके से अगर हम इसका जो दूसरा टैक्स लेट फाइलर के लिए देखें तो वो लेट फाइलर के लिए जो टैक्स है उसकी परसेंटेज 12% है। अब ये जो टैक्स है ये तो आपने हर सूरत में अदा करना है। किस वैल्यू पे अदा करना है, डीसी रेट पे, एफबीआर रेट पे, वो अभी हम देख लेते हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये कौन सा टैक्स है। अब ये सेल और परचेज के टाइम पे आपने ये टैक्स दे दिया, 236C का भी दे दिया, के का भी दे दिया, 7E अगर था तो वो भी हमने दे दिया। लेकिन अब ये सेल और परचेज आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं जुलाई 2024 से जून 2025 तक एक टैक्स ईयर होता है, यानी कि एक साल होता है जिसकी हम बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स ईयर है, ये एक साल बनता है जिसको हम टैक्स की जुबान में ये कहते हैं ये टैक्स ईयर 2025 है। अब जब आप सेल और परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो सेल और परचेज है वो आपने यहाँ पे आके की, मतलब आपने 31 दिसंबर 2024 को कोई चीज़ सेल की या बेची और उस टाइम पे जो 236C का टैक्स था, 236K का टैक्स था वो अदा कर दिया। जो भी उसकी परसेंटेज थी, आप फाइलर थे, फॉर एग्जांपल हम ज्यूम कर लेते हैं आप फाइलर हैं, 3% आपने यहाँ पे भी दे दिया, 3% जो बाइंग पार्टी थी उसने भी दे दिया। अब उसके बाद आपने सेल और परचेज कर ली और हम ये समझते हैं कि ये टैक्स हमने जितने भी हैं वो सारे अदा कर दिए हैं, अब इसके बाद हमने कोई टैक्स नहीं देना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर हम पहले भी 3-4 बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि मौजूदा जो टैक्सेस हैं उसके मुताबिक हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। होता क्या है कि 30 जून 2025 को जाके जब टैक्स रिटर्न का साल खत्म होता है तो हमारे पास ड्यू डेट होती है जो कि साल होता है, जैसे अभी हमने बात की 2024 से जून 2025 तक का जो साल है इसकी ड्यू डेट आती है यहाँ पे आके कहीं, यानी कि 30 सितंबर 2025 को हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि बाद में डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन कानून के मुताबिक ये 3 महीने हैं। अब जब आप यहाँ पे आके कोई रिटर्न फाइल करेंगे तो मिसाल के तौर पर आपने एक प्रॉपर्टी ली 31 दिसंबर को और वहां पे सारे टैक्सेस दे दिए और बाद में आपने इसी साल में सेल भी कर दी, किसी वजह से आपने जल्दी सेल कर दी और आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ। तो नॉर्मल बिजनेस हो या सैलरी हो, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं इसको नॉर्मल बिजनेस या सैलरी के साथ, तो सैलरी वाला भी सैलरी के ऊपर टैक्स देता है अपनी इनकम के ऊपर, बिजनेसमैन जो है वो भी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देता है। इसी तरीके से एफबीआर अब ये कहता है कि ये जो मैंने टैक्स लिया है ये आपका मिनिमम टैक्स है, कम से कम मुझे आप ये दे दें, लेकिन बाद में अगर कोई प्रॉफिट आया तो आपने मुझे मजीद टैक्स देना है। मिसाल के तौर पर आपने प्रॉपर्टी ली 5 मिलियन की, सेल कर दी 7 मिलियन की, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख आपको प्रॉफिट रिसीव हो गया, गेन टैक्स रिसीव हो गया, यानी गेन रिसीव हो गया। वैसे तो आजकल प्रॉपर्टी के रेट कम है लेकिन किसी वजह से आपको गेन आ गया।
अब कानून ये कहता है कि जी आपने मुझे इसके ऊपर भी टैक्स देना है। जहां पे आपको कोई प्रॉफिट नजर आएगा, पैसे आप कमाएंगे, वहां पे ही आपको एफबीआर का लॉ कानून नजर आ जाएगा। साथ ही वो आपका एक पार्टी बनेगा, जी अब आपने पैसे कमाए हैं, मुझे भी टैक्स दें। इस टैक्स को, जो प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स देते हैं, इस टैक्स को हम कहते हैं गेन टैक्स, यानी कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स होता है। ये जो टैक्स है मार्केट में इसका नाम यूज किया जाता है कि ये गेन टैक्स है। ये गेन टैक्स नहीं है, ये ट्रांजैक्शन टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, जो आपने जमा करवाना है, देना है परचेज और सेल करते हुए। अब ये आपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हुए जो टैक्स देते हैं वो डिफरेंट टैक्स है, ट्रांजैक्शन टैक्स है। बाद में टैक्स रिटर्न में अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते हुए हमें प्रॉफिट आया, उसको हम कहते हैं गेन टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, जो कि हमने प्रॉफिट के ऊपर पे करना है। अब ये एग्जांपल जो है आपने अपने ज़हन में रखनी है इस कॉन्सेप्ट को। उसके मुताबिक मैं आपको दो सिनेरियो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको किस तरीके से जो है इसकी सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ली है, एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने 1 जुलाई 2024 में परचेज की, जिसकी परचेज वैल्यू थी 5 मिलियन। ये एफबीआर या डीसी रेट की बात हो रही है, मैं अभी एक्चुअल रेट पे नहीं जा रहा। अभी आप यहां तक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है आपने, ताकि एक एक हम जो सिनेरियो है उसको देखें, ताकि मिक्सिंग ना हो। ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझने में सम टाइम जो है प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जरा इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूं। परचेज आपने की 5 मिलियन की, और बाद में आपने 31 मार्च 2024, यानी कि टैक्स ईयर एक ही है, जैसे अभी हमने बात की, इसको बल्कि आप 25 कर लें, 31 मार्च 2025 को आपने सेल कर दी। एक ही टैक्स ईयर में आपने जो है वो सेल कर दी। यहाँ पे 25 आएगा, मैंने गलती से वो 24 लिख दिया है। तो आपने 1 जुलाई 2024 से को परचेज की, 31 मार्च 2025 को बेच दी, यानी कि 9 महीने के बाद 5 मिलियन की परचेज की, 7 मिलियन की बेच दी। गेन टैक्स आ गया आपके पास, जो गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया, वो कितना आ गया, 2 मिलियन। अब आपने जब परचेज की थी 1 जुलाई 2024 को, तो आपने उस टाइम पे जो टैक्स दिया वो हम ये कहते हैं कि आपने 1.5 लाख रुपए दिया। ये कैसे दिया कि इस 5 मिलियन का 3% जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5 लाख। इसी तरीके से जब आप सेल करेंगे तो इस वैल्यू का, यानी कि 7 मिलियन का 3% लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,10,000। तो आपने एक ही साल में, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं, इसको मैंने अज्यूम किया कि एक ही साल में आपने परचेज की, एक ही साल में आप बेच रहे हैं। यही सिनेरियो बाद में भी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक साल में हम परचेज करते हैं, 2, 3, 4 सालों के बाद बेचते हैं, जब कोई हमें प्रॉफिट रेट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है या हमें जरूरत होती है तब बेचते हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए एक ही साल ले लूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजीद क्लियर रहे। तो एक ही साल में आपने 3,60,000 रुपया जो टैक्स है वो अदा किया, 236H के का और 236C का। ये परचेज के टाइम पे भी आपने दिया, सेल के टाइम पे भी दिया। अब ये जो टैक्स होता है ना, ये एडजस्टेबल टैक्स होता है। मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो कि आप ट्रांजैक्शन पे देते हैं, लेकिन बाद में टैक्स रिटर्न में जाके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं भी आपको बताता हूं। अब आता है कि जी 30 जून 2025 को जाकर आपका साल खत्म हुआ, आपने 30 सितंबर 2025 को टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। किस साल की? इसी साल की जिस साल में आपने प्रॉपर्टी परचेज की या सेल की। 2024 से लेके 30 जून 2025 तक की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है 30/9/2025, यानी कि एक साल की टैक्स रिटर्न 3 महीनों के बाद हमने फाइल करनी होती है। ये मुझे पता है, आप सबको क्लियर भी है। अब आता है कि जी कैपिटल गेन टैक्स। कानून ये कहता है कि जी जैसे ही आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ, अब मुझे आपने टैक्स भी देना है। आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ जो 2 मिलियन, अब यहां पे वो कहता है जी 2 मिलियन का 15% आपने मुझे टैक्स देना है। अब 15% मैंने क्यों लिया? आपके ज़हन में सवाल आएगा कि भाई ये आप तो स्लैब रेट होते हैं, ये कम रेट होता है, 15 आपने क्यों लिया? अब मैं आपको इस चार्ट पे लेके आता हूं जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा फिर आपको उसी चार्ट पे ले आता हूं कि यहां पे मैंने 15% क्यों लिया। अब यहां पे हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि आप साथ साथ समझते जाएं। अच्छा, अब ये आता है जी पॉइंट यहां पे कि हमने क्या किया कि हम ये कहते हैं कि एक हमने ये जो अगर यहां तक अगर आप देखें तो यहां तक जो वैल्यू मैंने बनाई है ये मैंने 30 जून 2024 से पहले की बना ली है। और यहां पे हम ये कहते हैं कि अगर कोई ओपन प्लाट है, कंस्ट्रक्टेड प्लाट है या फ्लैट है, 30 जून ये जो पीरियड है ना, यहाँ पे ये वाला आपने भी इसको अभी नहीं देखना, ये 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड है।
उससे पहले पहले आप कोई प्रॉपर्टी 30 जून 2024 से पहले पहले कोई प्रॉपर्टी लेते थे, तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को एक साल में बेचते थे, ओपन प्लाट होता था तो 15% टैक्स होता था, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी तो 15% होता था। यानी कि गेन की बात हो रही है। जैसे अभी हमने देखा कि 5 मिलियन की परचेज की, 7 मिलियन की सेल कर दी, 2 मिलियन प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट के ऊपर अगर ये प्रॉपर्टी आप एक साल में बेचेंगे तो 30 जून 2024 से पहले पहले जो प्रॉफिट था उसके ऊपर 15% था। अगर आप 2 साल के अंदर बेचते हैं तो ये रेट आस्ता आस्ता कम होता जाता था। इसी तरीके से अगर आप 6 साल के बाद बेचते थे तो कोई टैक्स नहीं होता था। मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी आपने 2017 में ले ली और उसको बेच रहे हैं आप 2025 में, तो 6 साल के बाद आप बेच रहे हैं, तो जितना मर्जी आपका प्रॉफिट आए, इस प्रॉफिट के ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना था। लेकिन हुआ क्या कि 1 जुलाई 2024 के बाद ये जो स्लैब रेट था कि अब आप प्रॉपर्टी चाहे 1 साल बाद बेचें, चाहे 2 साल बाद बेचें, चाहे 10 साल बाद बेचें, चाहे 6 साल के बाद बेचें, जब भी आप बेचेंगे जितना प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। मतलब यह है कि 1 जुलाई 2024 से बजट में तब्दीलियां कर दी गई और इसके अंदर ये जो एग्जम्पशंस थी कि आप कुछ पीरियड में बेचें, प्रॉफिट होगा, कम होगा और उस पर कम रेट होगा, लेकिन अब जब मर्जी बेचें आपने 15% टैक्स देना है। तो ये 1 जुलाई के बाद एक नया जो बजट आया, कानून आया, उसके अंदर इसको ऐड कर दिया गया। अब इसी वजह से मैंने यहां पे जो रेट लिया है वो कितना रेट लिया है, 15%, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने परचेज की वो 1 जुलाई 2024 को परचेज की, जो कि 30 जून के बाद आता है। अगर ये प्रॉपर्टी 30 जून से पहले परचेज की जाती तो अगर हम 1 साल में बेचते तो 15% था, 2 सालों में बेचते तो 12.5% था। ओपन प्लाट की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आगे चलते जाएं तो रेट कम होता था और 6 साल के बाद कोई टैक्स नहीं होता था। अब क्या हुआ जी, अब आप, उम्मीद है मुझे कि मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब जनाब मैंने क्या किया कि 2 मिलियन के ऊपर 3% 15% लिया तो ये अमाउंट आ गई 3 लाख रुपया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्सेस आपने पे किए हुए थे 236 के का और सी का, जो ट्रांजैक्शन टैक्स था जब आपने प्रॉपर्टी परचेज की और बेची, जो आपने पे किया हुआ था, वो सारे का सारा टैक्स आपका जाया नहीं है, वो एडजस्ट होगा। इसी वजह से उसको एडजस्टेबल टैक्स कहा जाता है कि साल के एंड पे गेन के ऊपर जो आपका टैक्स बनता है उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट अगर कोई पेएबल निकलेगी तो पे कर देंगे, वरना आपका रिफंडेबल आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इसी एग्जांपल में देखें तो 15% के हिसाब से 3 लाख बनता है और आपने ऑलरेडी ज्यादा पे कर दिया है 3,60,000 रुपया, तो आपका 60,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से रिफंडेबल है, जो कि आपने एफबीआर से लेना है, या आप इस टैक्स को अपनी इनकम में किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप साथ बिजनेस भी कर रहे हैं और वहां कोई आपका टैक्स पेएबल निकल रहा है तो ये वहां पे एडजस्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर सिर्फ प्रॉपर्टी ही है तो फिर एफबीआर से आपने लेना है, रिफंड है, जो कि एक मुश्किल तरीका है, इतनी जल्दी से वो नहीं मिलता। अब ये है, इस रिफंड वाले प्रोसेस में हम नहीं जा रहे, हम इस कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं ताकि हमारा लेक्चर जो है लंबा ना हो। अब पॉइंट ये आता है कि जी सेल और परचेज के टाइम पे हमने किस तरीके से और कैसे मैनेज करना है कि हम ये टैक्स जो है कम से कम पे करें और हमारी बचत हो जाए। क्योंकि पहले तो 6 साल का स्लैब था, इस स्लैब के मुताबिक 1 साल में बेचेंगे तो डिफरेंट टैक्स है, 2 में बेचेंगे तो डिफरेंट है, लेकिन अब तो वो स्टोरी खत्म हो चुकी है, कानून नया आ चुका है। तो अब क्या करें? उसके लिए होता क्या है, होता यह है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपके पास एक डीसी रेट होते हैं या एफबीआर रेट होते हैं और एक आपका एक्चुअल रेट होता है, मतलब एक्चुअल में जितने का आप सेल या परचेज कर रहे होते हैं। मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि डीसी रेट पे रिपोर्ट करें या एफबीआर रेट पे रिपोर्ट करें, उसको भी वैसे आप देख लीजिएगा, लेकिन वो चीज अब रेलिवेंट नहीं है क्योंकि 30 जून, वो वैसे पिछले साल बनाया था रिटर्न के टाइम पे कि 30 जून 2024 तक स्लैब रेट थे, उसके बाद बजट आया, बजट में स्लैब रेट खत्म हो गए। जितना मर्जी प्रॉफिट हो, जब मर्जी बेचें, 15% आपने देना है। उसके लिए अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है जो कि सेल और परचेज के टाइम पे ही आप रख सकते हैं, अदरवाइज आपको 15% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वो कौन सी चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यही प्रॉपर्टी है जो कि आपने परचेज की और डीसी रेट थे और एक्चुअल रेट थे,
आपने 5 मिलियन के ऊपर जो परचेज के टाइम पे डीसी या एफबीआर रेट पे टैक्स पे कर दिया, सेल आपने की 7 मिलियन की और डीसी या एफबीआर रेट पे आपने टैक्स पे किया, लेकिन एक्चुअल में ये 8 मिलियन की परचेज थी और 12 मिलियन की सेल थी। आप परचेज करते हुए पार्टी को क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं कम वैल्यू पे, और एक्चुअल में जो परचेज हो रही होती है उसके ऊपर पार्टी को अपने अकाउंट से पे ऑर्डर दे देते हैं या चेक दे देते हैं। इसी तरीके से जब आप सेल करते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं 7 मिलियन पे और एक्चुअल में जो पैसे ले रहे होते हैं वो 12 मिलियन है, और पार्टी को ये कहते हैं जी आपको पे ऑर्डर या चेक जो है दे दें, आप अपने अकाउंट में जमा करवा लेते हैं। अब होता क्या है कि जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो आपने कैलकुलेट करना है सेल और परचेज का डिफरेंस। यहां पे डीसी रेट पे इसी प्रॉपर्टी की आप अगर एग्जांपल लें तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 2 मिलियन, लेकिन अगर आप एक्चुअल पे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट है 4 मिलियन, जो कि सबको पता है कि प्रॉफिट एक्चुअल में ज्यादा होता है और टैक्स हम कम वैल्यू पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें रूल मिला हुआ है, कानून मिला हुआ है कि आपने मिनिमम इतने पे टैक्स पे करना है, बाकी आप जितने की मर्जी बेचें। अब होता क्या है कि जब आप सारी चीजें अपने अकाउंट में ले लेते हैं तो टैक्स रिटर्न में आपको पता है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर बैंक में 8 मिलियन की पेमेंट की हुई है, 12 मिलियन से प्रॉपर्टी बेचकर पैसे लिए हुए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट ये बताएगी कि आपका जो प्रॉफिट है वो 4 मिलियन है, वो 2 मिलियन नहीं है। अब जब आप बैंक स्टेटमेंट में सारा कुछ कर चुके होंगे सेल और परचेज के दौरान, तो आपने प्रॉफिट भी टैक्स रिटर्न में 4 मिलियन पे करना है। जब आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो आपने जो टैक्सेस दिए होंगे वो तो वही दिए होंगे डीसी रेट के ऊपर, यानी कि जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो यहां पे भी सेम है और यहां पे भी आपने सेम ही पे किए क्योंकि डीसी रेट है। लेकिन प्रॉफिट पे मसला आ गया, प्रॉफिट यहां पे 4 मिलियन है और 4 मिलियन का 15% लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 6 लाख, और जो आपके एडजस्टेबल टैक्स है वो तो वही रहेंगे क्योंकि आपने टैक्स सेल और परचेज के टाइम पे डीसी रेट पे किया हुआ है, तो वो वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। और यही वजह है कि जब टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे तो आपको 2,40,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पहली एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपका 60,000 रुपया गवर्नमेंट से लेना था, आपने गवर्नमेंट की तरफ ड्यू था एफबीआर की तरफ, मतलब आपने रिफंड लेना था, लेकिन आपने सेल और परचेज के टाइम पर सही तरीके से चीजें मैनेज नहीं की और साल के एंड पे आपको 2,40,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है जी कैसे मैनेज करें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी। तो देखें होता क्या है कि जब आप कोई चीज सेल या परचेज करते हैं तो आपने बैंक में भी यही चीजें आपकी लेके आनी है। मतलब आप पार्टी को कहेंगे जी आप हमें 5 मिलियन की सेल और परचेज है, इतनी अमाउंट ही आप हमें दे दें जरा बैंक में, बाकी आप किसी और तरीके से मैनेज करें। देखें क्योंकि कानून के मुताबिक तो आपने टैक्स दे दिया ना, कानून के मुताबिक आपने टैक्स भी पे कर दिया, बाकी सारी चीजें एक्चुअल में आपकी किस तरीके से हो रही हैं, मैनेज हो रही हैं, वो अब आपका कंसर्न है। आपने बैंक में जो अमाउंट रिसीव करनी है वो परचेज के टाइम पे भी 5 मिलियन पे करनी है बैंक के थ्रू, और इसी तरीके से सेल के टाइम पे भी 7 मिलियन जो है वो आपने सेल की अमाउंट भी बैंक के थ्रू पे करनी है। जब आप ये सारा काम करेंगे स्टार्ट से ही चीजों को सेल और परचेज के टाइम पे मैनेज करके चल रहे होंगे, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो आपको टैक्स यहां पे आके नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो आपके ज़हन में एक टैक्स नहीं होना चाहिए कि मैंने यहां पे सेल और परचेज के दौरान 3% पे कर दिया है, टैक्सेस खत्म हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 जुलाई 2024 से नए कानून के मुताबिक आपने अगर 1 साल में बेचें, 6 साल के बाद बेचें, 15% टैक्स देना है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स होगा, इसीलिए आपने सेल और परचेज के दौरान ये सारी चीजें मैनेज करनी है ताकि आपके जो टैक्सेस हैं वो कम से कम हो सके। ये आप परचेज करते हुए प्लानिंग लाजमी किया करें। अदरवाइज क्या होता है, बैंक डिफरेंट होता है, टैक्स रिटर्न डिफरेंट होती है, और जब आप पेमेंट के टाइम पे आते हैं तो वहां पे एक कंफ्लिक्ट आ जाता है, वहां पे एक समझ लें कि चीजें आपकी मैच नहीं होती, रिकंसाइल नहीं होती। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक चलेंगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो टैक्स कम होगा, लेकिन टैक्स रिटर्न में डाटा कुछ और होगा, बैंक में कुछ और होगा। फ्यूचर में कभी भी टैक्स की तरफ से नोटिस आता है तो आपको तमाम अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा जो आप अभी बचा रहे होंगे। तो इस वजह से सेल और परचेज के टाइम पे चीजों को लाजमी मैनेज कीजिए
कॉन्सेप्ट को लाजमी स्टडी रखा करें। कोई भी चीज परचेज करें, स्टार्ट से एंड पे लेके जाएं। कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं तो बाद में हमने बेचनी भी होती है। हर चीज की एक लाइफ है। हर चीज को आप सम टाइम आप घर बनाकर बैठे होते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, तो आप बेच भी रहे होते हैं। तो आपके जहन में प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने सेल को करते हुए मुझे क्या मसले आएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकें, उस बिजनेस को समझ सकें, टैक्सेस से बच सकें। ऐसा नहीं है कि हमें सेविंग नहीं मिलती, हमें पता नहीं होता कि सेविंग कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। इसके ऊपर हम पहले भी बड़ी बार लेक्चर देख चुके हैं, लेकिन मैंने दोबारा थोड़ा सा और तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि जो आम लैंग्वेज में लोगों को समझ आ जाए। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, या कोई ऐसी चीज मैंने मिस कर दी हो मेरी लर्निंग के लिए या हमारी लर्निंग के लिए, आप कमेंट्स बुक्स में लाजमी मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।